सेशन को कंक्लूड करेंगे आज के दिन। टाइम कितना हुआ? साथियों, ये सेशन हमारे शेड्यूल टाइम के मुताबिक 9 बजे तक चलने वाला है, 6 से 9 बजे तक। और ये भी बात आप भली भांति जानते हैं कि हमारा जो खाना है वो 9 बजे ही शुरू होगा, इसलिए आप लोगों को 9 बजे तक यहाँ बैठना चाहिए और ये सेशन की कार्यवाही को सुनना चाहिए। आज इस सेशन में हमने 2 नहीं 3 विषय आपके सामने रखे। एक, जो दलित पिछड़ा मुसलमान है उनकी समस्या पर अली अनवर जी बोले। वैसे अली अनवर जी ने काफी विस्तार से आपको जानकारी रखी और एक नया पहलू रखा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मुसलमानों में जो बिरादरीवाद की जो समस्या है, जिससे दलित और पिछड़ा मुसलमानों की समस्या पैदा हो गई है, ये भारत में जो जाति व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवाद है, केवल उसी की देन है। उन्होंने इस मिथ को अलग करने की कोशिश की कि ये केवल भारत के ब्राह्मणवाद की देन नहीं है, तो अरब से जो इस्लाम आया उस इस्लाम में भी कुछ भेदभाव है और वो भेदभाव उन्होंने आपके सामने रखा। मैं उस बात पर यहां ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये जो दूसरी जो 2 विषय हमने आपके सामने चर्चा के लिए रखे थे, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूं। जो दूसरे 2 विषय है, एक, क्या बंगाल का विभाजन और बंगाली निर्वासितों की समस्या ब्राह्मणवाद की देन है, और दूसरा विषय है, क्या हिंसा के सिवा मूल निवासी बहुजनों की मुक्ति संभव है। ये जो बंगाल के निर्वासितों की जो समस्या है, बंगाल का विभाजन और निर्वासितों की समस्या है, ये विषय हमने यहाँ बंगाल का जो पार्टिसिपेशन है उसको ध्यान में रखकर किया, क्योंकि बंगाल में फील्ड वर्क के दौरान ये बात सामने आई कि बंगाल के जो नमोशूद्र लोग हैं, नमोशूद्रा जो अनुसूचित जाति की वहां एक बड़ी जाति है, वो बड़ी जाति जो ज्यादातर बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी के रूप में भारत में आई और बंगाल में बड़ी पैमाने पर बसी है, उन लोगों में कुछ ब्राह्मणवादियों ने ये सोच डालने का काम किया या ये बात फैलाने की काम किया है कि आप लोगों की आज जो खस्ता हालत है, वो खस्ता हालत वो मुसलमानों की वजह से है। मुसलमानों ने आपको बांग्लादेश से भगाया, इसलिए आप लोग आज खस्ता हालत में। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है और ये लोग मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ये सब्जेक्ट रखा गया था। सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि भारत का जब विभाजन हुआ तो 2 प्रकार के रिफ्यूजी हमारे देश में आए। एक ईस्ट पाकिस्तान से आए, जो आज पर बांग्लादेश कहा जाता है, और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए वो अधिकांश नमोशूद्रा जाति के थे, और जो वेस्ट पाकिस्तान से आए वो सिंधी और पंजाबी। आज ये दोनों तरफ से आए हुए रिफ्यूजियों की आज की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर इकोनॉमिक कंडीशन को आप देखेंगे तो जो आज से 50 साल पहले सिंध और पंजाब से आए और दिल्ली में उनको टेंटों में बसाया गया था, वो लोग आज दिल्ली के अधिकांश एरिया के मालिक बने। सिंधी भी आज बहुत ज्यादा धनी बिजनेसमैन, ट्रेडर्स के रूप में आज सारे देश में फैल गए।
लेकिन ये जो बंगाल से आए हुए जो रिफ्यूजी है, ये बंगाल से आए हुए रिफ्यूजी आज भी सड़क पर भीख मांग रहे हैं। कलकत्ता अगर आप जाते हो तो आपको कलकत्ता में ये दिखाई देगा कि कलकत्ता की आधी आबादी सड़क पर रहती है। मैंने एक बार अखबार में एक चित्र देखा था और उस फोटो देखी थी, तस्वीर छपी थी। उस तस्वीर को इंटरनेशनल अवार्ड मिला था और तस्वीर क्या थी कि दो भिखारी बच्चे कूड़ेदान में, जो सड़क पर जो कूड़ेदान होता है, जो कचरा पेटी होती है, ये जो कचरा पेटी है, ये कचरा पेटी में कचरे के एक ढेर पर बैठकर वो कचरे में से जो उन्होंने खाने की जो चीजें चुनी थी वो चीजें उसी कचरे के ढेर पर कूड़ेदान के पास बैठकर खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। इस चित्र को, इस पिक्चर को इंटरनेशनल अवार्ड मिला था फोटोग्राफी कंपटीशन में। यह कलकत्ता की तस्वीर है। इसका सोशल बैकग्राउंड अगर आप पूछें कि वो बच्चे कौन है, तो मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि वो बच्चे किसी नमोशूद्रा निर्वासित परिवार के ही होंगे। तो ये जो बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, वो लोग सड़क पर भीख मांग रहे हैं और जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं वो आज दिल्ली के मालिक बनकर गए। खुराना कौन है? खुराना बीजेपी का जो एमपी और दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर था, ये बंगाली निर्वासित, ये वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रिफ्यूजी है। अडवाणी रिफ्यूजी है। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री गुजरात रिफ्यूजी है। ये आज देश की राजनीति पर, सत्ता पर छाए हुए हैं और दूसरे रिफ्यूजी भीख मांग रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनकी ये दुर्दशा क्यों है? हमारा ये कहना है कि इसके लिए इस देश की शासक जातियां और इस देश की ऊंची जातियां और विशेष रूप से ब्राह्मण जिम्मेदार है। लेकिन ये लोग आज उनको अपना दोस्त मानते हैं और मुसलमानों के साथ नफरत करते हैं, इसलिए ये विषय जा रहा है। जब देश का विभाजन हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन करने के लिए एक सिद्धांत, एक बात को सिद्धांतिक रूप से माना गया था कि जिस इलाके में मुस्लिम मेजॉरिटी है, पॉपुलेशन में मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो एरिया पाकिस्तान को दिया जाएगा और जहां हिंदू मेजॉरिटी है वो एरिया भारत में ही रहेगा, हमारे देश में रहेगा। बांग्लादेश में आज दो जिले हैं, जेसोर और खुन्ना, और उसके इर्द का एरिया, ये एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं था, ये एरिया हिंदू मेजॉरिटी था, हिंदू बहुसंख्यक एरिया था। फिर ये एरिया पाकिस्तान को क्यों गया? ये सवाल है। और इस देश की शासक जातियों ने इसको पाकिस्तान को देने की बात क्यों मानी? ये किसकी साजिश है? किन्होंने इस बात को माना कि ये पाकिस्तान को दिया जाए? ये इस देश की शासक जातियों ने मानी, ये ब्राह्मणवादियों ने मानी। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि एक बात आपको हिस्टोरिकली रखना, मानना, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में बाबा साहब के पहले, बाबा साहब के उभार के पहले, बाबा साहब के इमर्ज होने के पहले हमारे देश में अलग अलग राज्यों में एक एक जाति के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चली, स्वाभिमान आंदोलन चले। और
बंगाल की जो चांडाल जाति है, उनको जिनको चांडाल जाति कहा जाता था, जिनको चांडाल के नाम से जाना जाता था, ये चांडालों ने भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई थी जो नमो शूद्रा के नाम से जानी जाती थी। तो वो जो लोग हैं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे आगरा और उसके इर्द गिर्द के जो चमार है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई, वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के आधार पर जैसे उनकी आइडेंटिटी बनी जाटो। पंजाब के जो चमार है, उन्होंने जो आधर्मीय आंदोलन चलाया था, वो आधर्मीय आंदोलन के आधार पर उनकी आइडेंटिटी चमार से आधर्मी बनी। उसी तरीके से ये जो चांडाल जो है, ये चांडाल इनको उनके स्वाभिमानी आंदोलन से, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से उनको नमो शूद्रा कहलाने लगा। जब उनको ये पूछा गया कि आप अगर चांडाल नहीं है तो आप कौन है, तो उन्होंने कहा नमो शूद्रा के भी पहले के लोग हैं, उनके आदि है, इसलिए उनको नमो शूद्रा ये आइडेंटिटी मिली। तो ये जो सारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन थे, ये सारे आंदोलन जब बाबा साहब का देशव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ, तो ये सारे बाबा साहब के आंदोलन में मर्ज हो गए और एक बहुत बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन इस देश में चला। तो 1946 में, देश के विभाजन के एक साल पहले, जब संविधान सभा के चुनाव हुए, तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने लिए संविधान सभा में चुनकर जाने की संभावना को टटोल रहे थे और इसके तहत उनको ये जो नमो शूद्रा लोग हैं, जेसोर और खुलना के, ये नमो शूद्रा लोगों ने उनको इस आंदोलन के लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को उस एरिया से चुनकर भेजा और उसके लिए उन्होंने मुसलमानों का साथ लिया और मुसलमानों के और नमो शूद्रा के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर आए। तो ये जो सारा एरिया है जो हिंदू मेजॉरिटी कहा जाता था, ये अम्बेडकरी आंदोलन के स्ट्रॉन्ग सेंटर थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को कमजोर करने के लिए और इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया, इस बात की उनको पनिशमेंट देने के लिए ये एरिया हिंदू मेजॉरिटी होते हुए भी बांग्लादेश में या पाकिस्तान को दिया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो काम है, ये किसने किया? ये ब्राह्मणवादियों का काम है। इसलिए ये समस्या के लिए ब्राह्मणवादी जिम्मेदार है। दूसरी बात, ये जो पंजाब से जो रिफ्यूजी आए, मतलब पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए, उनको शहरों में बसाया गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर में बसाया गया और ये जो बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से जो ये जो लोग आए नमो शूद्रा के, इनको जंगलों में बसाया गया, इनको जंगलों में बसाया गया, ट्राइबल एरिया में बसाया गया। गढ़चिरौली, मध्य महाराष्ट्र का गढ़चिरौली चंद्रपुर जिला, वहां बसाया गया। मध्य प्रदेश का जो बिलासपुर और ये जो जगदलपुर का एरिया, बस्तर का एरिया, वहां उनको बसाया गया। दंडकारण्य में बसाया गया, अंडमान में बसाया गया। इससे क्या हुआ कि वहां के जो आदिवासी है, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया और आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मतलब जो लोग पहले ही बहुत खस्ता हालत में भारत में आए, उनको एक नए कॉन्फ्लिक्ट में, एक नए संघर्ष का सामना करने के लिए उनके अकाल पर छोड़ दिया गया। और इस तरीके से ये जो अनुसूचित जाति के ये जो रिफ्यूजी है, ये रिफ्यूजियों को आज, अनुसूचित जाति के ये जो लोग हैं, ये आज अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ आज ये लड़ रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो सारा जो मसला है, ये मसला ये
ब्राह्मणवादियों की साजिश के तहत है और ये ब्राह्मणवादियों की देन है। और उस वक्त ये बात इसलिए की गई क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन कमजोर करने के इरादे से ये साजिश रखी गई। ये उसके पीछे की सोच है। अब रहा सवाल, दूसरा विषय हमारा, क्या हिंसा के सिवा मूल्यवासी बहुजनों की मुक्ति संभव नहीं? तो ये जो बात है, ये जो बिहार में आज जो छोटे छोटे जो साम्यवादी आंदोलन चला है, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जिनको कहा जाता है, वायलेंट जो स्ट्रगल चल रही है हिंसा की, और ये जो बिहार की जो ये जो विशेष परिस्थिति बनी हुई है, देश के अन्य हिस्सों में भी है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर का कुछ एरिया इससे अफेक्टेड है, मध्य प्रदेश में बस्तर का एरिया अफेक्टेड है, जिनको नक्सलाइट मूवमेंट आमतौर पर कहा जाता है। ये बिहार में बहुत ज्यादा, बिहार में उनके कई संगठन है, बिहार पीपल्स पार्टी है, वो सीपीआई एमएल है, और कोई और कई सेंटर्स है। तो ये जो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, गांव में जाकर लोगों को मार देते हैं, अभी अभी एक रेलवे स्टेशन उन्होंने उड़ाया। तो ये जो बिहार की जो विशेष हालत है, इस विशेष हालत को देखकर ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ध्यान में रखकर ये विषय हमने यहाँ आज चर्चा के लिए रखा था। अब इस आंदोलन की स्थिति क्या है? स्थिति ये है, बिहार में विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि ये जो शोषित और शासित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति और ये अति पिछड़ा, इसमें मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर है। ये जो लोग हैं, तो ये फॉलोअर है, अनुयायी है, और इनके नेता सारे अपर कास्ट के हैं, मिश्रा है, झा है, वगैरह वगैरह। तो नेता इनके अपर कास्ट के हैं और फॉलोअर ये शोषित और शासित जातियों के या बहुजन समाज के हैं। ये नेता उनको क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास धन नहीं है, धरती नहीं है, तो ये धन और धरती तुमको छीनना होगा और छीन कर लेना होगा। छीन कर लिए बगैर आपको ये मिलेगी नहीं, और छीन कर लेना है तो हिंसा करनी होगी। अगर वो आपके 10 मारते हैं तो 2 आपको उनके मारने होंगे, और इस तरीके से ये हिंसा का दौर बिहार में चलते रहता है। लेकिन ये जो अपर कास्ट के नेता है, वो कभी भी इन जातियों को, जो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है, जो जाति की समस्या है, वो जाति की समस्या के प्रति जागरूक करने का काम नहीं करते, बल्कि इस समस्या को वो सप्रेस करने का काम करते हैं। और वो उनको ये कहते हैं कि जाति की कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल धन और धरती के, और धन धरती छीन कर। और ये हिंसा चलते रहती है, और ये हिंसा का दौर बिहार में आमतौर पर बड़े पैमाने पर चलता है। ये हिंसा के दौर पर काबू पाने के लिए यहाँ की ऊंची जातियों के लोगों ने अपनी अपनी सेनाएं बनाई है, रणवीर सेना बनाई है, और वो सेना और ये लोग इनके एनकाउंटर चलते हैं, और इसमें लोग मारे जाते हैं, और ज्यादातर ये कमजोर वर्गों के या शोषित जातियों के लोग इसमें मारे जाते हैं। ये एक पहलू है, इस पहलू को ध्यान में रखकर ये बात, ये विषय आपके सामने रखा गया। सवाल ये है कि अगर हिंसा के आधार पर अगर देश में परिवर्तन अगर होना है, तो 50 साल हो गए, ये जो आर्म्ड स्ट्रगल है या वायलेंट स्ट्रगल है, ये वायलेंट स्ट्रगल केवल देश के कुछ चुनिंदा पॉकेटों में और बहुत छोटे हिस्से में और
बहुत ही छोटे हिस्से में और उसमें भी सिलेक्टेड पॉकेट्स में ये मूवमेंट क्यों फैलती, क्यों बनी रहती? ये सारे देश का देशव्यापी आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब ये है कि ये देशव्यापी आंदोलन चलाने का कभी तरीका नहीं हो सकता, और तरीका नहीं हो सकता इसलिए ये आज तक देशव्यापी आंदोलन नहीं बन सका। दूसरा साथियों, जो कमजोर जातियां, जो साधन विहीन जातियां, वो साधन विहीन जातियां सत्ता, साधन, संपत्ति से वंचित, अधिकार से वंचित जो जातियां, शिक्षा से वंचित, ज्ञान से वंचित, ये सारी बातों से वंचित जो जातियां है, क्या वो जातियां हिंसा से कभी अपना उत्थान कर सकती है? हिंसा किसका हथियार है? वायलेंस किसका हथियार है? वायलेंस हमेशा शासक जातियों का, सशक्त जातियों का, ऊंची जातियों का हथियार रहा है। क्योंकि वायलेंस वही कर सकता है जिसके हाथ में बल है, ताकत है। तो ये ताकतवर जातियों का काम है, और इस वायलेंस का बदला हम वायलेंस से दे नहीं सकते, क्योंकि हम साधनहीन लोग हैं, और साधनहीन लोग कभी वायलेंस के लिए कभी वायलेंस का तरीका कभी अपना नहीं सकते। दूसरी बात साथियों, क्या वायलेंट मेथड से देश की कोई व्यवस्था बदली जा सकती है? कुछ लोगों की कुछ सीमित दायरे में हालात बदले जा सकते हैं। समस्या हमारे देश की कुछ अलग है। हमारे देश की जो समस्या है वो व्यवस्था परिवर्तन की समस्या है, और अगर व्यवस्था परिवर्तन की समस्या है तो क्या किसी देश की व्यवस्था, और खासकर 2500 साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था, किसी सामाजिक व्यवस्था को वायलेंट तरीके से बदला गया है? व्यवस्था परिवर्तन का कार्य ये वायलेंस से नहीं हो सकता। इसके लिए समाज में वैचारिक परिवर्तन लाने की जरूरत है, और ये वैचारिक परिवर्तन ये उन लोगों में लाने की जरूरत है जो लोग उस व्यवस्था के शिकार है, जो लोग उस व्यवस्था से पीड़ित और पतित लोग हैं। यही कारण है कि हमारे देश में फुले, आंबेडकर, पेरियार, इन्होंने कभी वायलेंस को अपने आंदोलन का तरीका या अपने आंदोलन का हथियार नहीं बनाए। और फुले, पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश में परिवर्तन लाया, वो परिवर्तन आज, और उस परिवर्तन की जो फलश्रुति है, उस परिवर्तन के जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आज हमारे सामने। तो वायलेंस करने वाले जो लोग हैं, वायलेंस स्ट्रगल करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कोई बुनियादी परिवर्तन देश के ढांचे में, देश के व्यवस्था में, देश की सामाजिक व्यवस्था में या देश की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं लाया। चंद लोगों को कुछ जमीन मिलाकर दी होगी, चंद लोगों की कुछ रोजी रोटी में इजाफा किया होगा, लेकिन जो बुनियादी परिवर्तन नहीं लाया। आज का हमारा जो आंदोलन है वो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से या लोकतांत्रिक संघर्ष से ही हमारा आंदोलन हम आगे बढ़ा सकते। शोषित और शासित जातियों के उत्थान का कार्य ये लोकतांत्रिक संघर्ष से ही चल सकता है। जो लोकतांत्रिक संघर्ष फुले और आंबेडकर की देन है। लोकतांत्रिक संघर्ष का मतलब यह है कि अपने समाज में वैचारिक परिवर्तन लाओ, उनको गुलामी का एहसास करा दो। जैसा बाबा साहब कहते थे कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी के खिलाफ बगावत करेगा, तो लोगों को गुलामी का एहसास करा दो।
वो गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होगा, वो अपने हक अधिकार के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए संगठित होगा। उस संगठन से जनमत बनाओ, जनमत से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दबाव लाओ और दबाव से अपने हक अधिकार मिलाओ और उस हक अधिकारों को समाज में लेने के लिए समाज को तैयार करो। ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, गेल ओमेट नाम के एक विदुषिका है जिसने महात्मा फुले के जीवन पर पीएचडी किया है। उसने बाबा साहब अम्बेडकर पर एक किताब लिखी है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को उसने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कहा है। तो ये जो वायलेंस स्ट्रगल है, यह जो वायलेंस स्ट्रगल जो चलाई जा रही है, जिसमें अनुयायी हमारे हैं और नेता शासक जातियों से, ऊंची जातियों से है, ये जो लोग हैं, ये जो है, ये जो फुले आंबेडकरी आंदोलन से हमारे समाज को डाइवर्ट करने के लिए और फुले आंबेडकरी आंदोलन से उनको तोड़ने के लिए ये जानबूझकर चलाई गई शासक जातियों की ये कोशिश है, शासक जातियों की ये साजिश है। इस बात को हमें समझना होगा। आज हमारी जरूरत है, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है सामाजिक क्रांति की। और सामाजिक क्रांति किसी भी देश में वायलेंस से नहीं हुई, क्योंकि व्यवस्था को बदलने का काम वायलेंस करने से नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, संवैधानिक परिवर्तन से होता है। आज हमारे देश में संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, जो समता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित संविधान। यह संविधान क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि यह संविधान कागज पर है और वास्तव में ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज सारे समाज पर छाई हुई है। तो जब तक ये वास्तविक ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जब तक इस देश की शोषित और शासित जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त नहीं किया जा सकता, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से उन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रभाव और परिणाम से जब तक उनको मुक्त नहीं किया जा सकता, सामाजिक क्रांति हो नहीं। सामाजिक क्रांति के लिए जरूरत है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या इनसे धर्म परिवर्तित जो अल्पसंख्याक है, इन सब लोगों को एक वैचारिक आधार पर उनको एक जगह खड़ा किया गया या एक उनका वैचारिक आधार निर्माण किया गया या उनका वैचारिक और सामाजिक ध्रुवीकरण किया गया। ब्राह्मणवाद ये जो एक दोहरी विचारधारा है, ये शासक जातियों को संगठित करने वाली और शासित जातियों को विघटित करने वाली जो विचारधारा है, इसका मतलब है कि ब्राह्मणवाद का एक प्रभाव और परिणाम शासक जातियों को संगठित करने वाला होता है, तो दूसरा प्रभाव और परिणाम शासित जातियों को, शोषित जातियों को विघटित करने का होता है। इसलिए अगर ब्राह्मणवाद का हम खात्मा करना चाहते हैं तो जो शोषित और शासित जाति है, वो शोषित और शासित जातियों को संगठित करने का कार्य हमें करना होगा और उनको संगठित करने के लिए उनको उनमें जागृति लाकर उनको एक विचारधारा के आधार, एक विचारधारा से जोड़ना होगा। ये कार्य वायलेंस स्ट्रगल से नहीं हो सकता। ये डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन का काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन का काम है, ये मेंटल चेंज का काम है। इसलिए वायलेंस स्ट्रगल ये हमारी मुक्ति का कोई साधन नहीं है। हमारी मुक्ति, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज की मुक्ति, ये वैचारिक क्रांति से, सामाजिक क्रांति से और कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक क्रांति से ही हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये विषय हमने रखा है और ये मैसेज हमें अपने लोगों को देना है। इतनी बात कहते हुए मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।